सबसे अहम खबर जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा से। अवंतीपुरा के राजपुरा में एनकाउंटर के दौरान 2 मिलिटेंट हलाक हुए हैं। मिलिटेंटों से 2 AK-47 राइफल और गोला बारूद जब्त किया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने ट्वीट के दौरान ये तमाम जानकारी दी। मारे गए मिलिटेंटों की शिनाख्त शाहिद राथर और उमर यूसुफ के तौर पर की गई। बताया जा रहा है कि शाहिद नामी मिलिटेंट शकीला नामी खातून और एक सरकारी मुलाजिम के कत्ल में मुलविस था। अवंतीपुरा से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी मंजूर आपसे जानना चाहेंगे इस एनकाउंटर के ताल्लुक से क्या कुछ तफसीलात फराहम की गई? जी ना, ये जो एनकाउंटर है कल शाम 6 बजे के करीब शुरू हुआ था और उसके बाद ये जो एनकाउंटर है रात देर आज सुबह 4 बजे तक जारी रहा। इस एनकाउंटर में 2 मिलिटेंट मारे गए हैं जो कि मकामी है और इस एनकाउंटर में जो एक मिलिटेंट शाहिद राथर मारा गया है वो त्राल के खातून और एक स्कूल मुलाजिम के कत्ल के जिम्मेदार था। पुलिस ने ये ट्वीट करके जानकारी दी कि ये जो दोनों मिलिटेंट थे ये मुख्तलिफ जराइम में मुलव्वस थे। जी मंजूर, और जानकारी? और ये जो सर्च था वो आज 7 बजे तक सर्च ऑपरेशन जारी था। उसके बाद जो है तो ये एनकाउंटर खत्म हो गया। सर्च ऑपरेशन वहां से जो डिप्लॉयमेंट थी वो उठाई गई है। अगर हम हालात की बात करें तो इलाके में हालात जो है अभी पुरान रहे हैं, मतलब कोई नाखुशगवार वाक़ा जो है वो पेश नहीं आया है ना। जी मंजूर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। दिल्ली से अहम खबर, दिल्ली के वजीर सेहत सत्येंद्र जैन को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया है। सत्येंद्र जैन से इस मामले में काफी दिनों से पूछताछ चल रही थी। हाल ही में ईडी ने अहम कार्रवाई करते हुए 4.81 करोड़ की जायदाद को अटैच किया था। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी की सख्त मुखालिफत की। लगातार कल से वो ट्वीट करते रहे और अपने ट्वीट में लगातार मनीष सिसोदिया ने लिखा कि सत्येंद्र जैन के खिलाफ 8 साल से फर्जी मुकदमा चलाया जा रहा है। वहीं बीजेपी ने आम आदमी पर तंज करते हुए कहा कि ये ईमानदार पार्टी के ईमानदार वजीर हैं। सीधे हम रुख करेंगे दिल्ली से। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी शंकर आनंद। जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि सत्येंद्र जैन आज कोर्ट में उनकी पेशी होना है, बेहद अहम मामला ये रहा है और क्या कुछ अभी वहां पर सरगर्मियां देखी जा रही हैं? शंकर। दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन को कल केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने कल गिरफ्तार किया था। हालांकि ये जो मामला है साल 2015 से 2016 के बीच का मामला है, जब सत्येंद्र जैन के खिलाफ सबसे पहले केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने मामला दर्ज किया था। सीबीआई ने सबसे पहले मामला दर्ज करके इस मामले की इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ की थी और सत्येंद्र जैन से कई बार सीबीआई की टीम उससे पूछताछ की और पूछताछ के दौरान कई शेल कंपनियों के बारे में जानकारी मिली थी। और उसके साथ ही जो दर्ज एफआईआर था, उसे दर्ज एफआईआर में कई ऐसे हवाला कारोबारियों का भी जिक्र था। इसके साथ ही इस मामले में सत्येंद्र जैन से जुड़े हुए उनके परिवार से जुड़े हुए कई सदस्यों का नाम उस एफआईआर में दर्ज किया गया था। लिहाजा इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने उस केस को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत बाद में दर्ज किया और जब इस केस को टेक ओवर करने के बाद जब इस मामले में तफ्तीश की गई तो उसके बाद सत्येंद्र जैन से जुड़े हुए कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली और इस मामले में जब सर्च किया गया था तो सर्च के दौरान ही जो महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले थे उसी के आधार पर तमाम पूछताछ की गई थी। हालांकि पिछले कुछ दिनों के दौरान जो पहले तफ्तीश की गई थी उसी तफ्तीश के दौरान जो तमाम जानकारियां मिली थी उसी के आधार पर कल पूछताछ के लिए बुलाया गया था और तकरीबन 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया गया था। उसके बाद कल देर शाम में तकरीबन 6 बजे ईडी के द्वारा सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी की औपचारिक तौर पर पुष्टि कर दी गई। आज सत्येंद्र जैन को 2 बजे के लगभग में राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश करने के बाद ईडी की टीम उसकी रिमांड मांगेगी और ईडी की टीम चाहेगी कि उससे ज्यादा इस मामले में पूछताछ किया जा सके। जी शंकर, तो इस तरह से ये बेहद अहम मामला है, खास तौर पर सियासत भी इसको लेकर गरमाई हुई है, तो वहां पर क्या कुछ खास सिक्योरिटी को लेकर भी आपसे जानना चाहेंगे? क्योंकि जाहिर सी बात है जब सियासत गरमाई हुई है तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर वहां पर सिक्योरिटी को देखते हुए भी काफी सेंसिटिव हालात।
देखिए, जब सत्येंद्र जैन की औपचारिक तौर पे जब गिरफ्तारी की पुष्टि की गई कल, और उसके बाद से ही मामला जो है काफी गर्मा गया। खास तौर पर दिल्ली की राजनीतिक पारा जो है वो काफी चढ़ गया। जिस तरह से इस मामले पर केंद्रीय जांच, इस मामले पर बीजेपी के द्वारा इस मामले पर एक कहा जा सकता है काफी आरोप प्रत्यारोप शुरू हुआ बीजेपी के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा, तो उसका पलटवार भी बाकायदा आम आदमी पार्टी के द्वारा किया गया और आम आदमी पार्टी के द्वारा उस पर बाकायदा कई इल्जाम लगाए गए। तो एक तरह से कह सकते हैं कि दोनों पार्टियों की तरफ से, खासतौर पर मुख्य तौर पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के द्वारा आपस में एक दूसरे पे भी पलटवार होता रहा। सीबीआई इस मामले में बीजेपी के द्वारा कहा गया कि आम आदमी पार्टी जो अपने आप को सबसे ज्यादा स्वच्छ और साफ कहती है, लेकिन कई लोगों की पहले भी गिरफ्तारी हो चुकी है। कई तरह के इल्जाम आम आदमी पार्टी के नेताओं पे पहले भी लगते रहे हैं, लेकिन दिल्ली के एक काफी सीनियर मंत्री की जब गिरफ्तारी एक भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में होती है तो कहीं न कहीं अपने आप में एक बहुत बड़ा मामला बनता है। तो ये राजनीतिक पारा कल से ही काफी गर्म है और आज भी निश्चित तौर पर इस मामले पर आरोप प्रत्यारोप का दौर आज भी होगा। लेकिन आज जब उसे 2 बजे के लगभग में ईडी के द्वारा जब पेश किया जाएगा तो देखना लाजमी होगा कि किस तरह से कोर्ट के सामने ईडी के द्वारा उन तमाम सबूतों और तथ्यों के बारे में जानकारी दी जाएगी और बताया जाएगा कि किस तरह से इस मामले पर तमाम सबूत मिले और उन तमाम सबूतों के आधार पर कानून के तमाम धाराओं के तहत सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया है। तो इसके मामले में औपचारिक तौर पर जानकारी दी जाएगी। जी शंकर, बेहद अहम जानकारी आपने दी है और लगातार इस अहम खबर पर नजर बनी रहेगी। आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि एक और अहम खबर आ रही है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के ताल्लुक से। नाज़रीन, आपको बताएं कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदस्य डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को पूछताछ के लिए तलब किया है। मनी लॉन्ड्रिंग के केस के सिलसिले में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदस्य को समन जारी किया गया था। आज दिल्ली में वाक़ई ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के हेडक्वार्टर में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से ये पूछताछ की जाएगी। साल 2002 से लेकर 2012 के बीच हुए जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में मुबैना माली बेज़ाब्तियों के बारे में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से ये पूछताछ की जाएगी। शंकर, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से भी आज ईडी पूछताछ करने वाला है। ये मामला भी काफी अहम रहा है, तफसीलात चाहेंगे। देखिए, जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन मामले में जो एक फर्जीवाड़ा का मामला था और इसी मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने एक केस रजिस्टर्ड किया था पिछले कुछ समय पहले, जिसमें कि फारूक अब्दुल्ला को भी आरोपी बनाया गया था। फारूक अब्दुल्ला को इसलिए आरोपी बनाया गया था क्योंकि जिस वक्त का ये फर्जीवाड़ा मामला है, जिस वक्त का ये घोटाला मामला है, उस वक्त में फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री होते थे। मुख्यमंत्री का पद के साथ साथ जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन का पदभार भी उनके पास था और उसी वक्त इस फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया था। लिहाजा इसी मामले में फारूक अब्दुल्ला को भी आरोपी बनाया गया था। हालांकि वो जो मामला है साल 2002 से लेकर साल 2012 के बीच का घोटाला मामला है। तो किस तरह से उस घोटाले को अंजाम दिया गया, किस तरह से जो बीसीसीआई के द्वारा फंड जनरेट किया गया और वो फंड जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन को दिया गया, उसके बाद उस मामले में किस तरह से उस मामले पर कार्रवाई की गई। तो इस तरह से बाकायदा इस मामले की जानकारी के लिए बाकायदा उसको कई बार पूछताछ की गई और पूछताछ करने के बाद इस मामले में आगे की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। तो कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में इस मामले पर आज जिस तरह से बाकायदा आज इस मामले पर फारूक अब्दुल्ला से भी पूछताछ होगी। हालांकि यह एफआईआर चंडीगढ़ में रजिस्टर्ड है और चंडीगढ़ में ही बाकायदा पूछताछ के लिए बुलाया गया है, लेकिन कल फारूक अब्दुल्ला दिल्ली में थे और कल हो सकता है कि वो अपनी अर्जी भी लगा सकते हैं कि वो पूछताछ की प्रक्रिया में दिल्ली में वो शामिल होना चाहते हैं। लेकिन जो मूल रूप से जो केस रजिस्टर्ड है वो चंडीगढ़ में है। चंडीगढ़ के आयोग के द्वारा ही उस मामले की तफ्तीश की जा रही है और इस मामले में आज किस तरह से पूछताछ होती है और किस तरह से फारूक अब्दुल्ला पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे या नहीं लेंगे वो देखना लाजमी होगा। हालांकि जो पिछली सुनवाई थी वो पिछली सुनवाई श्रीनगर में हुई थी, उनसे जो पूछताछ हुई थी श्रीनगर में हुई थी। जी शंकर, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे बेहद अहम जानकारी के लिए। लगातार जो तमाम तर कार्रवाई है उस पर हमारी नजर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक और अहम खबर, जेएनयू के साबिक तालिब इल्म उमर खालिद की जमानत अर्जी पर कल दिल्ली हाईकोर्ट में अहम समाअत हुई थी। इस दौरान उमर खालिद के जरिए महाराष्ट्र के अमरावती में की गई तकरीर को अदालत ने जबान के लिहाज से सख्त करार दिया। हालांकि अदालत ने साथ ही कहा कि गलत जबान इस्तेमाल करने या सख्त लहजा इख्तियार करने को दहशतगर्दाना अमल नहीं ठहराया जा सकता है।
जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस रजनीश भटनागर की बेंच ने उमर खालिद की अर्जी पर समाअत करते हुए कहा कि तकरीर जारहाना और काबिल एतराज थी, इसे हतक की इज्जत तस्वुर किया जा सकता है लेकिन दहशत गर्दाना सरगर्मी नहीं ठहराया जा सकता। वाज़ेह है कि उमर खालिद को फरवरी 2020 में दिल्ली में फसाद भड़काने की मुबैना साजिश के पेश नजर यूएपीए कानून के तहत दर्ज मामले में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद से अपनी जमानत के लिए उमर खालिद कई अर्जियां दाखिल कर चुके हैं लेकिन उन्हें जमानत नहीं मिली है। अदालत इस मामले में आइंदा समाअत अब 4 जुलाई को करेगी। दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं सुशील पांडे। सुशील, उमर खालिद का मामला भी काफी अहम रहा है, क्या कुछ इसके लिए तफसीलात है और अदालत ने क्या कुछ कहा है वो भी जानना चाहेंगे। जी देखिए, साफ तौर से हिना उमर खालिद के मामले पर कल दिल्ली हाई कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। हालांकि उनकी तरफ से कोर्ट में कई दलीलें दी गई और ये कहा गया कि सरकार के खिलाफ आवाज उठाना फिलहाल मौलिक अधिकारों के दायरे में आता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, जिस तरह फिलहाल उमर खालिद पर आरोप लगाए गए और ये कहा तो नाज़रीन, हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथी सुशील पांडे जो हैं वो मौजूद हैं और जिस तरह से कल ये जो कहा गया था इस पर हम उनसे तफसीलात हासिल कर रहे हैं। आपको बताएं कि जेएनयू के साबिक तालिब इल्म उमर खालिद की जमानत अर्जी पर कल दिल्ली हाई कोर्ट में अहम सुनवाई हुई थी। उमर खालिद के जरिए महाराष्ट्र के अमरावती में की गई तकरीर को अदालत ने जबान के लिहाज से सख्त करार दिया था। सुशील, आपसे हम तफसीलात जानना चाह रहे हैं। ये देखिए हिना, साफ तौर से उमर खालिद के मामले पर कल अहम सुनवाई हुई हाई कोर्ट में और जिस तरह उमर खालिद की तरफ से बयानबाजी की गई उसको फिलहाल उनके वकील की तरफ से कहा गया कि ये मौलिक अधिकार के तहत आता है कि वो सरकार के किसी भी नीति पर विरोध कर सकते हैं। हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट ने उनके द्वारा कुछ और बयानों को लेकर आपत्ति दर्ज कराई और ये कहा कि जिस तरह फिलहाल उमर खालिद की तरफ से बयानबाजी की गई वो फिलहाल से राष्ट्र विरोधी है। लेकिन उनके वकील के द्वारा कहा गया है कि जिस मामले में कई ऐसे गवाह हैं जिन्होंने उमर खालिद के मामले में फिलहाल अपनी गवाही कोर्ट में दी है, जिसमें यह साबित होता है कि उमर खालिद इस मामले में सीधे रूप से इन्वॉल्व नहीं थे। बहरहाल कोर्ट ने इस पूरे मामले में दलीलें सुनी है। अभी उमर खालिद की तरफ से दलीलों को देना है। 25 जुलाई के लिए फिलहाल कोर्ट ने तारीख मुकर्रर की है। उमर खालिद की तरफ से ही अभी वकील दलील दे रहे हैं, क्योंकि कोर्ट की तरफ से कहा गया कि 4 दिन से ये मामला चल रहा है, लिहाजा इस मामले को और लंबा सुनने का पास समय नहीं है, क्योंकि अदालत में छुट्टियां हो चुकी हैं। इसीलिए 25 तारीख की 25 जुलाई जो है लगातार इस अहम मामले से मुताल्लिक तमाम तर अपडेट हम अपने नाज़रीन को देते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए। एक और अहम खबर, मशहूर गुलकार सिद्धू मूसेवाला कत्ल केस में पंजाब की सियासत गरमाई हुई है। आज सिद्धू मूसेवाला की उनके आबाई गांव में आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी। कल वज़ीर आला भगवंत मान की यकीन दहानी के बाद अहले खाना पोस्टमार्टम के लिए राजी हुए थे। इस मामले में अब तक 8 से 10 लोगों को हिरासत में लिया गया। इस मामले पर कांग्रेस आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। कांग्रेस ने इस वाक़े को सियासी कत्ल करार दिया। ख्याल रहे कि भगवंत मान की हुकूमत की जानिब से सिक्योरिटी वापस लेने के सिर्फ 2 दिन बाद ही मूसेवाला को मानसा में गोली मार दी गई थी। भटिंडा से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी सूरज भान। सूरज, हम आपसे जानना चाहेंगे, अंतिम संस्कार आज होना है, इसको लेकर वहां पर खास तौर पर सिक्योरिटी की क्या कुछ सूरत हाल? देखो, हम सिद्धू मूसेवाला के पैतृक गांव की शमशान घाट में खड़े। आपने सुरक्षा की बात की है तो आपको तस्वीरें दिखा दूं कि किस तरह के इंतजाम है वो सुरक्षा के किए हुए हैं। हालांकि काफ़ी बड़ी गिनती में पुलिस फोर्स के जो जवान है वो यहाँ पे तैनात किए गए हैं और दूसरी ओर जो सबसे बड़ी जो गिनती है वो उनके घर में लगी हुई है, क्योंकि वहाँ पे सिद्धू मूसेवाला का पैतृक शरीर है, जो उनकी बॉडी है उसकी मृतक देह है वो वहाँ पे रखी हुई है। वहाँ पे उनके चाहने वाले, उनके फैन, उनके रिश्तेदार वो वहाँ पे अंतिम दर्शनों के लिए उनके घर पहुँच रहे हैं और काफ़ी बड़ा तांता उनके चाहनों वालों का वहाँ पे लगा हुआ है। दूसरी ओर यहाँ पे भी शमशान घाट के बाहर की तस्वीरें आपको दिखा दें। काफ़ी बड़ी गिनती में पुलिस फोर्स के जवान यहाँ पे तैनात किए गए हैं, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला की अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है, अच्छे खासे लोग उनको चाहने वाले जो यहाँ पे आज पहुंचेंगे, जिसके चलते शमशान घाट के तस्वीरें आपको दिखा दूं किस तरह के इंतजाम है। जो बड़ी गिनती में पुलिस फोर्स यहाँ पे तैनात की गई है, जिसके चलते करीब 12 बजे का वक्त दिया गया कि 12 बजे उनको अंतिम संस्कार इसी शमशान घाट में किया जाएगा और उससे पहले जो उनका पैतृक शरीर है, जो उसकी मृतक देह है, उनके घर में रखी गई है और घर में
जो उनके चाहने वाले रिश्तेदार है वो अंतिम दर्शनों के लिए वहां पे घर में पहुंच रहे हैं। जी सूरज भान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। लगातार इस अहम खबर से मुतालिक अपडेट हम अगले खबरों में भी अपने नाज़रीन को देते रहेंगे। नाज़रीन, इस वक्त महाराष्ट्र के रायगढ़ से एक अफसोसनाक खबर आ रही है। रायगढ़ के महाड तालुका में एक बेहद अफसोसनाक वाकया पेश आया। एक मां ने अपने ही 6 बच्चों को कुएं में फेंका और फिर खुद भी छलांग लगा दी। 6 बच्चों की मौत हो गई है। हालांकि मां को रेस्क्यू कर लिया गया है। मुलजिमा को पुलिस हिरासत में लिया गया है और अभी तक की जो जानकारी निकल कर सामने आई है उसमें यही आया है कि अपने शौहर से नाराज थी ये मुलजिमा। और बेहद अफसोसनाक रायगढ़ के महाड तालुका में यह हादसा, एक मां ने अपने ही 6 बच्चों को कुएं में फेंक दिया। अपने शौहर से वो नाराज थी और न सिर्फ बच्चों को कुएं में फेंका बल्कि खुद भी छलांग लगा ली। हालांकि बच्चों की मौत हो गई है, मां को रेस्क्यू किया गया है और पुलिस हिरासत में उनको दिया गया है। तो ये रेस्क्यू की तस्वीरें हैं महाड से, जहां एक मां ने अपने 6 बच्चों को पहले कुएं में फेंका, फिर खुद भी छलांग लगा ली। अपने शौहर से नाराजगी के चलते उन्होंने ये अफसोसनाक कदम उठाया। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पार्टी लीडर महुआ माझी को राज्यसभा इंतखाबात के लिए उम्मीदवार नामजद करने के बाद जेएमएम और कांग्रेस के दरमियान तनाजा तेज होता जा रहा है। नाराजगी के दरमियान कांग्रेस के रियासती इंचार्ज ने एमएलए और सीनियर लीडरों की अहम मीटिंग तलब की है। झारखंड के इंचार्ज अविनाश पांडे आज रांची पहुंचने वाले हैं और जेएमएम के उम्मीदवार को मैदान में उतारने पर कांग्रेस लीडरों की नाराजगी के दरमियान पार्टी के अरकान असेंबली और सीनियर लीडरों के साथ अहम मीटिंग करेंगे। वाज़ेह है कि कल ही अविनाश पांडे ने कांग्रेस सदस्य सोनिया गांधी से मुलाकात की थी और उनके सामने रियासत के लीडरों की नाराजगी का भी इजहार किया था, जिसके बाद उन्होंने रियासत में ये अहम मीटिंग तलब करने का फैसला किया। रांची से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी निरंजन। निरंजन, आज काफी अहम मीटिंग होने वाली है कांग्रेस की, क्योंकि वहां सब कुछ ठीक नजर नहीं आ रहा है, तफसीलात चाहेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने हिना कि जिस तरह से अभी कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची पर उतरे और उनसे मैंने बात की। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि संख्या बल के बहुत मायने होते हैं सियासी में और उनके पास विधायक की संख्या 30 है, हमारे पास 17 है। ऐसे में जो गठबंधन का धर्म है वो उनको निभाना चाहिए। इससे पहले जब शिबू सोरेन राज्यसभा में पहुंचे थे तो उनको मैंने सपोर्ट किया था। उसके हिसाब से हेमंत सोरेन को चाहिए था कि इस बार भी बड़े भाई की भूमिका में कांग्रेस को सपोर्ट करना चाहिए था। लेकिन जिस तरह से पिछले दिनों सोनिया गांधी से मुलाकात हेमंत सोरेन ने किया था, ये जरूर कयास लगाए जा रहे थे कि निश्चित तौर पर जो राज्यसभा के प्रत्याशी होंगे वो कांग्रेस का ही होंगे। लेकिन लगातार विधायक और मंत्री झारखंड मुक्ति मोर्चा के बयान दे रहे थे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का ही प्रत्याशी होगा। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल अपने आवास से साफ तौर पर कॉन्फ्रेंस करके महुआ माझी को घोषित किया है। उसको लेकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस में निश्चित तौर पर जो यहाँ सरकार बनी हुई है, 2.5 साल सरकार की हुई है, 2.5 साल और है, तो सकते में है एकाएक अविनाश पांडे बहरहाल देखना अहम रहेगा कि बात जो है वो कहां तक बन पाती है। निरंजन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे। लगातार बेहद अहम खबर से मुतालिक तमाम तर अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। अहम खबर, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला पहुंचेंगे। पीएम मोदी मरकज में बीजेपी हुकूमत के 8 बरस मुकम्मल होने पर तारीखी रिज मैदान में मुनक़दा एक प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। इस प्रोग्राम का नाम गरीब कल्याण सम्मेलन रखा गया है। मुतादिद रियासतों के सीएम भी इस प्रोग्राम में शामिल होने वाले हैं। प्रोग्राम के दौरान वज़ीर-ए-आज़म मरकज की 16 अहम स्कीमों के इस्तिफादा कुनंदगान से बातचीत करेंगे। इस प्रोग्राम में हिमाचल प्रदेश के तकरीबन 50,000 और मुल्क भर से तकरीबन 17 लाख लोग शामिल होंगे। कांग्रेस ने बीजेपी हुकूमत की मियाद को मुकम्मल नाकामी करार दिया है। कांग्रेस ने वज़ीर-ए-आज़म से पुराने वादों को पूरा करने और रियासत को इक़्तिसादी पैकेज देने का मुतालबा किया है।
लखनऊ से अहम खबर, जहां की जिला अदालत में टीले वाली मस्जिद के पास मौजूद कुएं में पूजा करने के अर्जीदाश पर आज दोबारा समाअत होना है। गुज़िश्ता रोज दोनों फरीकीन ने इस मामले पर दलाइल पेश किए थे। इसके बाद आज की तारीख मुकर्रर की गई थी। 2013 में एक अर्जी दायर की गई थी जिसमें कहा गया था कि मस्जिद को हटाकर हिंदुओं के हवाले किया जाए। दावा किया गया कि ये पूरा कॉम्प्लेक्स शीश नागिस्ट टिलेश्वर महादेव का है। 2017 में निचली अदालत ने इस मुकदमे पर मुद्दे अलिया के दायर एतराज को खारिज कर दिया था। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट ताजमहल में दाखिले की मांग को लेकर महंत परमहंस दास की अर्जीदाश पर समाअत करेगी। परमहंस दास ने ताजमहल में पूजा करने का ऐलान किया था। दरअसल महंत परमहंस ने ताजमहल में दाखिले के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। अर्जी महंत परमहंस दास और उनके शागिर्द आचार्य महामंडलेश्वर धर्मेंद्र गिरी की जानिब से दायर की गई थी। उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट से अपील की कि उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट से धर्म दंडावर भगवा लिबास के साथ ताजमहल में दाखिल होने की इजाजत दी जाए। तो आज की ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। आदाब।